हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है उसके पार्ट 3 वीडियो को डिटेल करने के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को देख रहे थे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिटेल किया। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए इरिगेशन एंड देयर मेथड्स देखेंगे। फिर उसके बाद वेडिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, फिर स्टोरेज इत्यादि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन इसका मतलब होता है पटवन। इरिगेशन क्या है, पटवन से आप क्या समझते हैं? स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को देखा, सॉइंग ऑफ सीड्स को देखा, फिर अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स को देखा। और जब खाद खाद उर्वरक का हम लोग खेतों में प्रयोग करते हैं तो फिर उसके बाद जस्ट हमें पानी देना जरूरी हो जाता है। इसलिए अब सबसे पहले हम लोग इरिगेशन को डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ watering the plants at fixed interval is termed as irrigation। समय समय पर, एक निश्चित समयांतराल पर, एट फिक्स्ड इंटरवल, अगर हम खेतों में पानी देते हैं, खेतों को पटाते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है इरिगेशन कहलाता है या पटवन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, क्यों फार्मर्स को टाइम टू टाइम खेतों में पानी देने की जरूरत होती है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ इरिगेशन? तो अब आप सब देखेंगे क्यों हमें खेतों में पानी की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, पटवन क्यों महत्वपूर्ण है, इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे, फॉर समर सीजन, फॉर समर सीजन plants need higher frequency of water। नंबर 2 देखेंगे, फॉर सैंडी सॉइल, because it has more for sandy soil, because it has more water lodging कैपेसिटी। मुख्यतः हम लोग पटवन क्यों करते हैं? तो एक तो सीजन हम लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं, जहाँ की बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हमें समर सीजन के प्रकोप को झेलना पड़ता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए हमारे यहाँ प्लांट्स को टाइम टू टाइम हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर की जरूरत होती है, अदरवाइज प्लांट्स ड्राइड हो जाएंगे और हमारे यहाँ उपज नहीं हो सकती है। और दूसरा फैक्टर जो कह रहा है वो ये है कि पूरे भारत देश में कुल 15 प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसमें से सैंडी सॉइल की जब हम चर्चा करते हैं, जिसे हम हिंदी में बलुई मिट्टी कहते हैं, तो देखते हैं जो इट हैज अ मोर वाटर लॉजिंग कैपेसिटी।
इसमें जल धारण की ज्यादा क्षमता होती है, अतः जैसे ही हम पौधे की जड़ों में पानी डालेंगे वो तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पौधा पुनः पूर्व की स्थिति में चला जाएगा। इसलिए प्रायः सैंडी सॉइल वाले रीजन में ज्यादातर हमें पटवन की जरूरत पड़ती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए सभी फार्मर्स टाइम टू टाइम इरिगेशन को फॉलो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ, हमारे देश भारत में इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही इरिगेशन का जो मेथड्स है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो किया जाता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में हम लोग उस ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे कंप्लीटली एनिमल पावर और मैन पावर के द्वारा संपादित किया जाता था। अब हम लोग के पास में टाइम का प्रॉब्लम है, हम लोग उतना समय खेती बाड़ी पर दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए आज के आधुनिक युग में मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन को अप्लाई किया गया है, फिर उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे देश भारत में ट्रेडिशनल मैनर क्या था इरिगेशन का। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं। There are mainly two methods of irrigation. पटवन के मुख्यतः दो बेसिक तरीका है, मेथड्स है। उसमें से सबसे पहला जो मेरा है वो है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स जिसे हम परंपरागत विधि कहते हैं। हमारे देश भारत में जो कि एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, 80% से ज्यादा लोग कृषि कार्यों पर निर्भर करते हैं। हमारे यहाँ उस टाइप की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन पटवन किया जाता था और उसके लिए हमारे यहाँ के किसान ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते थे। तब रही बात ये कौन से मेथड्स हैं, तो एक्चुअली में ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर हम 4-5 टेक्निक्स को देखेंगे, जिसके थ्रू सुदूर देहात के क्षेत्रों में फिर अर्बन एरियाज में भी इरिगेशन किया जाता था। तो इसमें सबसे पहला है मेरा मोट, नंबर 2 है रहट, तीसरा है ढेकली, चौथा है वाटर पुल्ली और पांचवा है चेन पंप मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने मेथड्स हमारे सामने में मौजूद है, चाहे वो मोट हो, रहट हो, ढेकली हो या फिर वाटर पुली हो या चेन पंप मेथड हो, ये सब के सब जितने हैं, इसे चलाने के लिए या तो मैन पावर, मनुष्य की शक्ति की जरूरत होती थी या फिर एनिमल पावर की जरूरत होती थी। एनिमल पावर में स्पेशली बुलॉक्स को यूज किया जाता था, जिसको हम बैल करते हैं, और अगर किसी के पास में वो बुलॉक्स उपलब्ध नहीं होते थे तो फिर मनुष्य खुद से इरिगेशन का काम करते थे। तो ये 5 मेथड्स हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड्स कहे जाते हैं। अब प्रायः ये सब परंपराएं कहीं प्रचलित नहीं है, इस सब को सदा के लिए बंद कर दिया गया है। आज जो कुछ भी होता है वो सब का सब जो है मॉडर्न मेथड्स के थ्रू किया जाता है। तो अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसके अंतर्गत हम 2 तरह के मेथड को देखेंगे, एक ड्रिप इरिगेशन मेथड देखेंगे और दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम को देखेंगे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पटवन के आधुनिक विधि, ये मुख्यतः 2 तरह के हैं। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं छिड़काव यंत्र। छिड़काव यंत्र। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम को देख लेते हैं। छिड़काव यंत्र से कैसे हम लोग पटवन का कार्य करते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन involves rotating nozzles। इस तरह के छिड़काव यंत्र में रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए रहते हैं। ये आकृति होती है जिसमें एक नोजल लगा हुआ रहता है। इस नोजल में जगह जगह छेद बना हुआ रहता है और इसी से पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस मेथड को अपनाने से, जैसा कि हमारे यहाँ हमेशा समर सीजन में वाटर लेवल की स्कार्सिटी रहती है, इस मेथड को अपनाने के बाद हम पानी की बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी पटवन की भी समस्या क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। This method provides irrigation where the soil has less water retaining capacity। प्रायः इस तरह के छिड़काव यंत्र का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां की मिट्टी को जल धारण की ज्यादा क्षमता नहीं होती है। तो प्रायः उन क्षेत्रों में इस तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा टर्म जो है उसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। उस ड्रिप इरिगेशन में, जो कि एक प्रकार की अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, और उसमें इससे भी स्प्रिंकलर सिस्टम के बनिस्पत भी ज्यादा पानी की बचत होती है। और वो कौन सा मेथड्स है अब उसको देखेंगे, जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड। और हमारा दूसरा जो है वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड, बूंद बूंद सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन मेथड। This method of irrigation provides drip irrigation to the plant roots। इस तरह के मेथड में जल को डायरेक्टली पौधों की जड़ों तक पहुंचा दिया जाता है और इसमें पानी का क्षय नहीं हो पाता है। हम कम से कम जल से इरिगेशन की समस्या को हल कर सकते हैं। ज्यादा पानी की जरूरत इस तरह के सिस्टम्स में नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सारे मेथड्स इरिगेशन से रिलेटेड था, जिसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड्स को भी देखा और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी देखा, जिसमें हमने स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन मेथड को देखा। अब इसके बाद इरिगेशन के बाद बहुत बार हम लोग देखते हैं कि खेतों में अवांछनीय पौधे उगाते हैं। अवांछनीय पौधे से मतलब है जहां मेन क्रॉप्स फर्टिलाइज करता है, जहां मेन क्रॉप्स का उत्पादन होता है, साथ ही साथ कुछ
अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं जो उस मेन क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करते रहते हैं, जल के लिए, हवा के लिए, ग्रोथ के लिए। ये अवांछनीय पौधे चाहते हैं कि हम मेन क्रॉप्स को दबा करके आगे निकल जाएं, और होता भी ऐसा ही है कि सभी मेन क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं इस अवांछनीय पौधे के चक्कर में। तब रही बात, ये होता क्या है और फिर इसको दूर करने का कौन सा तरीका है, तो अब हम लोग देखेंगे वीडिंग को, जिसको हम खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि खेतों में कई तरह के अवांछनीय पौधे उगाते हैं। अब इन सभी टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। अब जो हम टॉपिक देखेंगे वो है वीडिंग, जिसको हम कहते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, वीडिंग। द रिमूवल ऑफ unwanted plants from the main or parent plants in the field is referred as weeding. The removal of unwanted plants from the main or parent plants in the field is referred as weeding. खेतों से अवांछनीय पौधों को दूर करने की विधि ही खरपतवार नियंत्रण या वीडिंग कहलाता है। Some common weeds are Chenopodium, चैनोपोडियम, जिसे हम बथुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बथुआ। ओट्स, चौलाई, ETC। ये सब कुछ अवांछनीय पौधे होते हैं जो गेहूं, मकई इत्यादि के साथ उगाते हैं, और मेन क्रॉप जो होते हैं या पेरेंट क्रॉप जो होते हैं उसको डिस्टर्ब करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। दिस इज डन आइदर थ्रू हैंड पिकिंग or with the help of a harrow। खेतों से खरपतवार को निकालने के लिए या तो हम हैंड पिकिंग और मैनुअली मेथड अपनाते हैं। हैंड पिकिंग से मतलब है हाथ से उसकी जड़ों को पकड़ के उखाड़ लेना, और विद द हेल्प ऑफ अ हैरो, या फिर खुरपी के सहारे। हैरो मीन्स खुरपी के सहारे हम उन अवांछनीय पौधों को मेन क्रॉप से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। सम कॉमन वीडिसाइड्स। अब रही बात इन खरपतवारों को नष्ट कैसे करेंगे, तो सम कॉमन वीडिसाइड्स आर 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर। ये कुछ एक कॉमन वीडिसाइड्स का नाम है, जिसमें से पहला का नाम है 2,4-D, दूसरा है MCPA, तीसरा है ब्यूटाक्लोर। ये 2,4-D से मतलब, यहाँ D से मतलब है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। MCPA का मतलब होता है मिथाइल क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, और तीसरे नंबर पर आपका जो है वो ब्यूटाक्लोर है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा सारा फैक्ट्स वीडिंग और वीडिसाइड्स से रिलेटेड था। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें
पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है। यदि खेतों के मेन क्रॉप्स में यदि बीमारियां लग जाती है, बहुत सारी बीमारियां हैं, कभी इंसेक्ट्स का प्रकोप होता है, कभी बहुत सारे पेस्ट्स का, जिसमें से ग्रास हॉपर होता है, टिड्डा है, ये सब खेतों में लग जाते हैं, खेतों के पौधों में लग जाते हैं और इससे पौधों का नुकसान होता है। कभी फंगीसाइड्स पकड़ लेता है, बहुत सारे कवक जो है सो पौधे को नष्ट करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसके अलावे भी एक और पेस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसको हम रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। प्रायः गेहूं के खेत में चूहा लग जाता है और उस चूहे से हम परेशान हो जाते हैं, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। इसे बचाने के लिए हम टाइम टू टाइम रोडेंटिसाइड्स का भी उपयोग करते हैं। तो चलें अब हम लोग पेस्ट कंट्रोल को देखेंगे। पेस्ट कंट्रोल, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेस्ट कंट्रोल, जिसे हिंदी में हम पीरकनाशी नियंत्रण कहते हैं। पीरकनाशी नियंत्रण। यह मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। उसमें से पहला है मेरा पेस्टिसाइड्स, दूसरा है इंसेक्टिसाइड्स, तीसरा है फंगीसाइड्स, चौथा है रोडेंटिसाइड्स। ये 4 तरह के पीरकनाशी कहलाते हैं, जिसमें से पहला है पेस्टिसाइड्स, जिसमें तरह तरह के पेस्ट, ग्रास हॉपर है, लोकस्ट है, इस सबको नियंत्रित किया जाता है। दूसरे नंबर पर इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियां पौधों में लग जाती है, उसको नियंत्रित किया जाता है। फंगीसाइड्स में कवक, बैक्टीरिया इत्यादि का प्रकोप हो जाता है। आलू में, प्याज में भी कभी कभी बीमारी पकड़ लेती है, गेहूं के फसल में, साग सब्जियों में भी बीमारियां लगती है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड्स का उपयोग किया जाता है। और चूहे, कुतरने वाले जितने भी जीव हैं, उनसे खेतों और फसलों को बचाने के लिए रोडेंटिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। तो अब बारी बारी से हम देखेंगे ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, फंगीसाइड्स क्या है और रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेस्टिसाइड्स को देखेंगे। पेस्टिसाइड्स, this is a chemical solution which control and kills pests। पेस्टिसाइड्स वे हैं, एक प्रकार का केमिकल सॉल्यूशन माना जाता है, which control and kills pest, जो कि पेस्ट को कंट्रोल भी करता है। अगर आवश्यकता से अधिक कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो इन दैट केस तब उसे मारने की भी जरूरत पड़ती है, तब उसको, इसका प्रयोग उसको मारने में भी किया जाता है। नंबर 2 पर है मेरा इंसेक्टिसाइड्स। The chemical substances which destroys the insects are called insecticides। For example, DDT, malathion etc। ये
डीडीटी, मालाथियन इत्यादि इंसेक्टिसाइड्स कहे जाते हैं। ये भी केमिकल से ही होते हैं जिसका उपयोग कीड़े मकोड़ों को मारने में किया जाता है। हमारा तीसरा जो टर्म है, अब उसमें हम लोग फंगिसाइड्स को देखेंगे। फंगिसाइड्स, इसके अंतर्गत हम लोग सल्फर, कॉपर साल्ट्स, etc chemicals are used to destroy फंगस। इस फंगिसाइड्स में सल्फर या कॉपर साल्ट का उपयोग किया जाता है फंगस को खत्म करने के लिए। और मेरा चौथा जो है रोडेंटिसाइड्स है, रोडेंटिसाइड्स है। इसके अंतर्गत हम लोग जिंक फॉस्फाइड एंड वारफेरिन chemicals are used to control rodenticides। चूहों से खेतों को बचाने के लिए प्रायः किसान जिंक फॉस्फाइड या फिर वारफेरिन रसायन का उपयोग करते हैं, और सभी किसान रोडेंटिसाइड का उपयोग करके बहुत तरह के रोडेंट से अपने खेतों को मुक्त कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हार्वेस्टिंग, विनोइंग और स्टोरेज, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल को देखना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को लेकर के आएंगे और फिर उसका डिटेल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।